नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ यूसीसी। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये है क्या, किसने सोचा था, कब आया है, क्यों आया है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या ये प्रोग्रेसिव रहेगा अपने कंट्री के लिए, क्या ये फिर ये रिग्रेसिव रहेगा। मे बी कुछ चीज़ें प्रोग्रेसिव हैं और मे बी कुछ चीज़ें रिग्रेसिव हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, बहुत ही सिंपल शब्दों में शुरुआत करते हैं। देखिए यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया में इससे पहले हमारे पास इंडिया में इंडियन पीनल कोड है। इंडियन पीनल कोड के तहत जितने भी क्राइम्स होते हैं, सपोज थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, कोई भी फ्रॉड हो गया, तो वो सब उसके अंदर लिस्टेड हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट्स हैं, आईपीसी के तहत जो भी पनिशमेंट है वही इंसान को दी जाती है किसी भी क्राइम के लिए। तो उसमें कोई धर्म, जाति, जेंडर, स्टेट, कल्चर, रिलीजन का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पनिशमेंट क्या दी जाएगी। बट बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें रूल करती हैं। क्या क्या वो मामले हैं? वो मामले हैं शादी, तलाक, बच्चे, नाजायज़ बच्चे, अडॉप्टेड बच्चे, सरोगेट बच्चे, शादी के बाद मिलने वाली मेंटेनेंस, एलिमनी। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स कौन कैसे कैसे डील की जाती हैं। हर धर्म अपने हिसाब से अपनी डील कर लेता है, लेकिन हर धर्म अपने हिसाब से, हर कल्चर, हर स्टेट अपने हिसाब से जब ये चीज़ें डील कर रही है तो बहुत सारा केओस क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और एक धर्म भी सब प्रॉब्लम्स को एक तरीके से डील नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो सपिंड विवाह, जो कि सगोत्र विवाह भी कहा जाता है, हिंदुइज्म में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं इंडिया में, वो इस चीज़ को बिल्कुल बॉयकॉट करते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक ही गोत्र में विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जबकि आप साउथ इंडिया में अगर आप चाहेंगे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स में ये सब बहुत नॉर्मली हो रहा है। एंड किसी को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है इस चीज़ से। सो विद इन हिंदुइज्म एक ही शादी को लेके इतने सारे लॉज अलग अलग हैं। तो अभी यूसीसी किस लिए लाया गया? जो भी ये सारे मैटर्स हैं, इन सब मैटर्स के लिए भी एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, एक कॉमन रूल होना चाहिए। और इसके पीछे संदेश क्या है? वो ये है कि वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून। देश के हिसाब से, देश की नज़रों में सब लोग एक समान है। ऑल सिटीजन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द नेशंस आई। यूएस भी यही फॉलो करता है और देश और दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज यही चीज़ फॉलो करते हैं, वन नेशन वन लॉ। तो इंडिया ने भी इसी तरफ एक थोड़ा सा छोटा सा कदम उठाया है, जिसमें कि उत्तराखंड पहली स्टेट बनी है जिन्होंने यूसीसी को अप्लाई कर दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं अच्छी चीज़ों की, मतलब इस यूसीसी आने से फ़ायदा क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा। यूसीसी का सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है विमेन एंड चिल्ड्रन को। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन का पहले एक्सप्लॉयटेशन था या उनके राइट्स क्लियर नहीं थे, अब वो राइट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिए गए हैं। हालांकि फ़ायदा उसमें आदमियों का भी है, बट कंसिडरेट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फोकस उस पर किया गया है। हालांकि कुछ गलत बातें भी हैं, रिग्रेसिव थॉट वाली भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बाकी स्टेट जब अप्लाई करें तो उनको ध्यान रखना चाहिए। वो भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अच्छी बातों पे ध्यान देते हैं। अच्छी बातें क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़, पॉलीगैमी नहीं, नो पॉलीगैमी, विच मीन्स कि एक से ज़्यादा शादियाँ आप नहीं कर सकते। चीज़ मुस्लिम विमेन के लिए जो बहुत ही हक में, बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो जिनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और बार बार ऐसे केसेस आ रहे थे, जैसे कि ट्रिपल तलाक, मेंटेनेंस एक्ट, हलाला, इद्दत, इन सब से रिलेटेड भी बातें की गई हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पास्ट का एक इंसिडेंट बताती हूँ। 1980s के अराउंड का ये केस है। एक लेडी थी, उनका नाम था शाहबानो। तो उनके साथ हुआ यूं कि 40 साल की शादी के बाद उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दी। जो भी म्यूचुअल रीजंस रहे होंगे उन रीजंस पे हम नहीं जा रहे हैं। बात यह कि 40 साल की शादी के बाद एक औरत को जब डिवोर्स हुआ, तब उनके हस्बैंड ने मुस्लिम बोर्ड के अकॉर्डिंग या मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग उनको 3 महीने का ही मेंटेनेंस दिया गया, जिसपे कि वो बहुत अपसेट हुई और उनको लगा कि शायद मैं अपनी सारी लाइफ अब क्या करूँगी, क्योंकि मेरा लाइफ का मेजर पार्ट अब जा चुका है। तो इस वजह से वो कोर्ट तक गई। कोर्ट तक जाते जाते वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनके हक में किया और उनको लाइफ टाइम मेंटेनेंस दिया। हालांकि वो एक शाहबानो थी जो एक केस जीत गई और पता नहीं कितनी ही शाहबानों के केस आए गए या कि कुछ लोगों ने केस किए ही नहीं, पर जिनको शायद लाइफ टाइम मेंटेनेंस का हक था। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लॉ बनाया गया है। अगेन वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। नाउ थर्ड चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, वो बच्चों का टाइटल बहुत क्लियर किया गया है। बच्चा कोई भी हो,
बच्चा कोई भी हो, वो एक शादी से आया बच्चा हो या एक नाजायज बच्चा हो जो शादी के बाहर पैदा हुआ हो, वो एक अडॉप्टेड बच्चा हो, वो सरोगेसी से बच्चा हो, वो कैसा भी बच्चा हो, बच्चा बच्चा ही माना जाएगा। लड़का हो या लड़की हो, उसके प्रॉपर्टी राइट्स इक्वल दिए जाएंगे। एक बायोलॉजिकल बच्चा, एक नाजायज बच्चा, एक जायज और नाजायज बच्चे में फ़र्क ख़त्म कर दिया है, एडॉप्टेड और बायोलॉजिकल बच्चे में फ़र्क ख़त्म कर दिया है, लड़का और लड़की में फ़र्क ख़त्म कर दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। आपका जो भी बच्चा है, जैसे भी है, जिन भी हालात में है, हर बच्चे को बराबर के प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे। जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स हैं वो आदमी और औरत, मैन एंड वीमेन फॉर बोथ, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी गई है, बहुत ही स्मूथ कर दिया गया है कोर्ट का प्रोसीजर। जो भी पहले बहुत लंबा टाइम लग जाता था डिवोर्स केसेस में, विच इज़ अगेन गुड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, कि अगर उनको साथ नहीं रहना तो इट्स गुड कि वो जल्दी से निपटारा हो जाए। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज तक भी, अभी तक भी बहुत सारी जो शादियां थी वो रजिस्टर नहीं होती थी। शादियों की एक लड़का और लड़की की शादी हुई है, इस चीज़ का एविडेंस उनके फेरों की फ़ोटोज़ या उनकी शादी का कार्ड, ये उनकी शादी का प्रूफ माना जाता था। पर अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी। ये जो सारे के सारे चेंजेस मैंने आपको अभी बताए, ये सारे के सारे चेंजेस उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑलरेडी लेकर आई है। उत्तराखंड में रहने वाले सभी के सभी रेजिडेंट्स इन चेंजेस के अधीन हैं, मतलब वो सब इन चेंजेस को फॉलो करने वाले हैं। अब ये चेंजेस की वाकई क्या ज़रूरत थी? यस, ज़रूरत थी। डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से उन लोगों को लगता था कि वन नेशन वन लॉ का रूल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कंट्री में। बट उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी थी, रिलीजियस कंडीशंस ऐसी थी कि हम अप्लाई नहीं कर पाए। बट उन्होंने भी इस चीज़ का सपना ज़रूर देखा था और उन्होंने कहा था कि धीरे 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 कंट्री में ये चीज़ हमको लेके आनी चाहिए। बट मे बी दिस इज़ द राइट टाइम। 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार जब आई थी तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, राम मंदिर के साथ साथ ये भी उनका एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था कि हम वन नेशन वन लॉ ज़रूर लेकर आएंगे। वेल, आई एम हैप्पी कि अभी तक जो भी मैंने चीज़ें आपसे बात की हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। एंड एज अ विमेन आई फील प्राउड कि चलो मेरे राइट्स की और बात हुई, मेरे बच्चों के राइट्स की और बात हुई। ऑल्दो अभी मेरी स्टेट में ये लॉ नहीं आया है, बट आई होप कि ये जो सारे के सारे रूल्स में जो मैंने बताए हैं ये मेरी स्टेट में भी आए, ताकि हर औरत के लिए ये सारी आसानी हो। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत गलत कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो हिंदुज़म की सोच है, ये सारे धर्मों पे कैसे थोपी जा सकती है, सब धर्मों के लोग अपने अपने होते हैं। देखिए, हिंदुज़म इतना बड़ा रिलीजन है और इतना वेरिएंट है, इतना वेरिएशन है इस रिलीजन में कि हिंदुइज्म के सब डिविजन्स में ही इतने लॉज अलग अलग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदूज का कोई एक ही लॉ चल रहा है, यहाँ पे अंदर भी बहुत कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन भी क्लियर होगा, बाकी रिलीजन्स का भी कन्फ्यूजन क्लियर होगा, और वन नेशन वन लॉ इज़ अगेन अ वेरी नाइस थिंग। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्की इज़ वन ऑफ देम। टर्की इज़ अ मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री ओनली, लेकिन वहाँ पर पॉलीगैमी बंद कर दिया है, एक से ज़्यादा शादियाँ अलाउड नहीं है। इजिप्ट अगेन ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे उन्होंने ट्रिपल तलाक बंद कर दिया है। इंडिया में ये चीज़ें आज भी चल रही हैं, विच आई फाइंड वेरी रिग्रेसिव फॉर विमेन, बोथ पॉलीगैमी एंड ट्रिपल तलाक। बहुत ही एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है दोनों चीज़ें। एनीवे, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुस्लिम क्लैरिक्स हैं या दूसरे धर्मों के जो ट्राइबल्स हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के हैं, नागालैंड, मिज़ोरम, वहाँ पे अलग ही उनका कल्चर चल रहा है, अलग ही उनके रीति रिवाज चल रहे हैं। तो और हर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। एक आदमी एक वक्त पे एक ही शादी कर सकता है, पर अगर सपोज एक आदमी ने 2 शादियाँ कर ली तो क्या, तब उसमें एक लूप होल है कि या तो आप अपना धर्म चेंज कर लो, विच इज़ लाइक अगेन आई फील कि ये धर्मों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप अपनी मंशाएं पूरी करने के लिए धर्म चेंज कर रहे हो। दूसरा उसमें लूप होल ये है कि जब तक पहली बीवी कंप्लेन नहीं करेगी ना आपकी, तब तक आप दूसरी बीवी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच अगेन इज़ अ बिग लूप होल कि मतलब पहली बीवी को आप सप्रेस कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, उसके साथ आपके बच्चे हैं, वो बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दोगे, बीवी को मेंटेनेंस नहीं दोगे, तो वो कहाँ जाएगी, तो वो क्यों कंप्लेन करेगी। इट्स अ वेरी रिग्रेसिव थिंग कि हाँ पहली बीवी कंप्लेन करेगी तो ही पॉलीगैमी बैन है, अदरवाइज पॉलीगैमी इज ओके। और अभी इंडिया में पॉलीगैमी बहुत सारे, इवन इन हिंदूज आई एम सेइंग, पॉलीगैमी के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रिक्ट पॉलीगैमी शुड बी देयर। एनीवे,
अभी तक मैंने आपसे जो भी बातें की वो बहुत ही अच्छी बातें की, दे वर नाइस थिंग्स, अच्छा लगा सुन के, सबको बहुत अच्छा लग रहा हो कि अरे ये तो बहुत शानदार चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा लेट्स टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। जो नेक्स्ट 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो मुझे काफ़ी रिग्रेसिव लगी कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और प्लीज़ अगर बाकी स्टेट्स इसको अप्लाई करें तो इन 2 चीज़ों को प्लीज़ छोड़ देना। द फर्स्ट थिंग इज कि देयर वॉज नो इंक्लूजन ऑफ LGBTQ सोसाइटी, which is L for lesbians, G for gays, B for bisexuals, T for transgenders and Q for queers, other groups। तो इन लोगों के बारे में कुछ बात नहीं किया गया, जो कि एक हमारी सोसाइटी का अच्छा खासा सेक्शन है, इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा मुझे बहुत गलत जो लगा वो लगा कि लिव इन रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा फॉर्मल बना दिया गया, इतना फॉर्मल बना दिया गया कि बंदे को ऐसा लगे कि अरे ये तो क्राइम जैसा फील हो रहा है कि अरे मैं क्या ही करने जा रहा हूँ। मतलब लिव इन रिलेशनशिप इज़ बेसिकली व्हेन 2 adults विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की कंसेंट से एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। अब वो क्यों साथ रह रहे हैं, शादी भी तो कर सकते थे। अब देखिए शादी करना इज़ अ वेरी बिग इवेंट, वेरी बिग सोशल इवेंट, फैमिली इवेंट, खानदान इवेंट। इट्स नॉट ईजी। इंडिया जैसे कंट्री में कोई भी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता, ये बात हम सबको पता है। तो मे बी फैमिलीज राजी ना हो, मे बी करियर अभी सेटल ना हो, मे बी वो खुद भी अपने रिलेशनशिप के लिए इतना श्योर ना हो कि हमको शादी कर लेनी चाहिए। सो यू नो देयर आर 1000 फैक्टर्स कि अ कपल कैन चूज टू लिव इन रिलेशनशिप। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें डाल दी हैं कि जब भी आप लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे, आप किसी भी इंसान के साथ, अपने पार्टनर के साथ 30 दिन से ज़्यादा अगर रहते हो एंड दैट रिलेशनशिप इज़ लाइक अ मैरिज, आपको रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को पुलिस स्टेशन भेजेगा, वहाँ पे आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इट्स बेसिकली लाइक अ क्रिमिनल रिकॉर्ड कि अच्छा एक बंदे के कितने लिव इन रिलेशनशिप है, इसने कितनी बार चीट किया, ये वो। तो मतलब फ्यूचर में कभी उसकी शादी हो तो वो सारा का सारा निकाला भी जा सके, विच इज़ वेरी बैड। आई फील कि मतलब हाँ, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ब्रीच ऑफ प्रीवेसी हो गया, आपकी प्रीवेसी ख़त्म की जा रही है। अब इसमें जो क्रॉस आर्ग्यूमेंट है बहुत सारे लोगों का, वो ये मानना है कि पिछले कुछ दिनों में ना ये लिव इन रिलेशनशिप्स में बहुत बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं, मर्डर्स वगैरह हुए हैं पार्टनर्स के, फीमेल पार्टनर्स के स्पेशली। तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि रजिस्ट्रार को या पुलिस स्टेशन में पता हो कि कौन किसके साथ रह रहा था, कितने टाइम से रह रहा था, जो भी है। अब देखिए मैं मानती हूँ कि क्राइम्स तो हुए थे एंड बहुत ही घिनौने क्राइम हुए थे, पर क्राइम्स का अगर कोई क्राइम करता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि क्रिमिनल को सख्त से सख्त सजा दीजिए। अब देखिए शादियों में भी बहुत क्राइम होते हैं, डावरी से शुरू हो, शादी से पहले जब वो डावरी दी जाती है ना, क्राइम तो नंबर 1 वही हो जाता है। उसके बाद इतनी सारी लड़कियों को दहेज के लिए और पैसा निकाल, और पैसा लेकर आओ, और पैसा लेकर आओ, उसके लिए कितना टॉर्चर किया जाता है। फिर उसके बाद एक लड़की के लिए टॉर्चर किया जाए कि लड़का पैदा करो, लड़का पैदा करो। अगर लड़का पैदा नहीं कर रही है तो जितनी भी गर्ल चाइल्ड उसके पेट में है उनको सबको अबॉर्ट किया जाता है, वो इतना बड़ा क्राइम है। इसके बाद बहुत जगह डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मार पिटाई होती है, सप्रेशन ऑफ राइट्स होता है। उसके बाद बहुत सारी हाउसवाइफ्स को, जो इंडिया में हाउसवाइफ्स को जला देने का या मार देने का रेट है ना, वो इतना बड़ा है, खौफनाक है वो कभी चेक कीजिएगा। तो अगर इतने सारे क्राइम्स एक शादी से जुड़े हुए हैं तो हम इस शादी इंस्टीट्यूशन को क्यों नहीं बंद कर देते? ये शादी बंद कर देते हैं, बहुत क्राइम हो रहे हैं यार शादी के बाद, सोचिए ना। क्योंकि हम समझदार हैं, हमको पता है कि शादी की इंस्टीट्यूशन है जो समाज के भले के लिए बनाई गई है। अगर कुछ लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग शादी गलत इंटेंशन से कर रहे हैं, दहेज की इंटेंशन से, या लड़का ही पैदा होना चाहिए उस इंटेंशन से, या मार पिटाई करने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, या वट जो भी उनके गलत मोटिव हैं, तो वो लोग क्रिमिनल्स हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। शादी को बैन नहीं करना चाहिए। या पुलिस ये कहे कि शादी तो बैन हम नहीं कर सकते, नहीं तो समाज कैसे चलेगा? एक काम करते हैं, हर घर में कैमरास लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए किस घर में मार पिटाई हो रही है, किस घर में अब्यूज़ हो रहा है, किस घर में वायलेंस हो रहा है, किस घर में क्या क्राइम हो रहा है। तो क्या कोई घर ये एक्सेप्ट करेगा? क्या ये कुछ हजम होने वाली बात है कि क्योंकि शादी में बहुत क्राइम हो रहे हैं तो लेट्स ब्रीच द प्रीवेसी और एकदम से मॉनिटरिंग पे लग जाते हैं? देखिए कितना भी मॉनिटरिंग करेंगे, कितना भी जिसने डोमेस्टिक वायलेंस करना है उसने करना है, कानून का काम है, सरकार का काम है उसको पकड़ना और कड़ी से कड़ी सज़ा देना। जिसने लिव इन में रहना है वो रहेगा, और जिसने क्राइम करना है वो करेगा। जिसने दारू पीनी है, कहीं पे दारू बंद भी हो जाए ना, वो अपने घर में बना बना के पी लेता है, दूसरे स्टेट से बॉर्डर पार कर करके लोग ले आते हैं।
लोग सड़क पे चलते हैं, लोग रोज़ हज़ारों लोग मरते हैं, सड़क पे जाना तो नहीं छोड़ देते हम बेहतर गाड़ियाँ बनाते हैं, बेहतर ट्रैफिक रूल्स बनाते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है उनको पनिश करते हैं। देखिए, किसी भी जगह पे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी क्राइम होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टीट्यूशन ख़राब है, हमारा रोड ख़राब है, या रोड पे निकलना ख़राब है, या शादी ख़राब है। प्रॉब्लम है वो कुछ चंद लोग जो उस इंस्टीट्यूशन का मजाक बनाते हैं या उसका फ़ायदा गलत चीज़ों के लिए उठाते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप्स पे इतना बड़ा जो उन्होंने शिकंजा कस दिया है और बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी भी होगा 25 से 30 हज़ार का, पेरेंट्स को फ़ोन भी किया जा सकता है क्योंकि सब डिटेल्स वो ले लेंगे, जेल भी हो सकता है 3 महीने का। तो ये बहुत ही गलत चीज़ लगी मुझे, काफ़ी रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस था। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ना सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही एक रैंडम अपील किया किसी ने कि ऐसा है देश में ना लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत बढ़ रहे हैं, इन पे ना थोड़ा सा ना रेगुलेशन की जाना चाहिए, तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए कुछ रेगुलेशंस लेके आने चाहिए। तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही वाहियात और बकवास आइडिया है, ले जाओ इसको मेरे सामने से और इसको पेनल्टी भी लगा दो, थोड़ी इसको फाइन लगा दो जो ये ऐसी बकवास कर रहे हैं लोग। पर द सैड पार्ट इज वो जो बकवास डिक्लेयर की गई थी वो आज एक लॉ बन गया है। दैट इज द सैड पार्ट। दैट कॉलेज में भी बहुत बच्चे जाते हैं, बहुत आवारागर्दी करते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं, कॉलेजेस में भी सुसाइड्स होती हैं, रेप्स होती हैं, बुलिंग होती है, बहुत क्राइम्स होते हैं कॉलेजेस में। तो कॉलेजेस बंद कर दिए कि हमने, या कॉलेजेस को ऐसे रेगुलेट कर दिया कि हमने इस हद तक कि बिल्कुल हर क्लासरूम में कैमरा लगेगा और वो हर बच्चे का रिकॉर्ड पुलिस के पास जाएगा। नहीं ना, हम एक इंस्टीट्यूशन पे इतना रेगुलेशन नहीं डाल सकते अगर उसमें कुछ चंद प्रॉब्लम्स हैं तो। दैट वाज माय होल टेक ऑन दिस टॉपिक। आप ही बताइएगा कि आपको कैसा लगा, जो अच्छी चीज़ें थी क्या वाकई वो अच्छी हैं, और जो मुझे बुरी लगी क्या वाकई वो बुरी है। तो और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ प्रतिभा मलिक, नमस्कार।